नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत सी कठिनाइयों और चुनौतियां लेकर सामने आई। इस संकट में न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, कितने मासूम बच्चे अनाथ हो गए। इस लहर में व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक तौर पर कमजोर हुआ है, बल्कि उसका दिमागी संतुलन भी डगमगा गया है। हालांकि अब दूसरी लहर के प्रसार की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब लोग डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से खौफ खा रहे हैं, जो तीसरी लहर के रूप में मानव जीवन पर एक खतरा बनकर कहर बरपा सकती है। आइए हम इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी है? भारत में डेल्टा प्लस की पुष्टि कैसे हुई? आइए जानते हैं इसके सारे सवालों के जवाब। कोरोना वायरस ने हमारे जीवन में साल 2020 में एंट्री मारी थी। तब से लेकर अब तक ये अपने कई रूप बदल चुका है। कोरोना की दूसरी लहर हाल ही में होकर गुजरी है और कोरोना का नया रूप डेल्टा प्लस भारत में आतंक मचाने आ चुका है। कोरोना का डेल्टा प्लस वायरस भी तेजी से अपने पैर फैला रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले देखे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से एक मौत भी हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर से अभी तक लोग बाहर भी नहीं आए हैं कि कोरोना का बदलता हुआ रूप आ गया है। इसके बारे में सुनकर लोग डरे हुए हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण। कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट में कई अलग तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी और थकान जैसे लक्षण हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते, पैरों के उंगलियों का रंग बदलना जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। सामान्य लक्षणों में गले में खराश, स्वाद और गंध चले जाना, सिर दर्द और दस्त की समस्या हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस। जहां तक बात वायरस के डेल्टा वेरिएंट की है, तो ये भारत समेत दुनिया के 80 देशों में पाया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यही डेल्टा वेरिएंट ही था। डेल्टा प्लस हाल ही में भारत में आया है। इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट? कुछ समय पहले भारत में कोरोना का डेल्टा वायरस यानी कि B1.617.2 मिला था। तब तक ये म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में तब्दील हो गया है। हाल ही में डेल्टा प्लस वायरस की पुष्टि हुई है। ये वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिस कारण ये नए वेरिएंट बने हैं। K417N अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और ब्राजील में पाए गए गामा वेरिएंट में पाया गया है। वैज्ञानिक जिनोम के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं कि जल्द ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिनोम बुलेटिन जारी हो सकती है। ये वायरस सबसे पहले यूरोप में मिला था। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का मुख्य हिस्सा है। ये वायरस इंसान के शरीर में घुसकर संक्रमण फैलाता है। कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने से एक बार फिर भारत के साथ और दुनिया भर के कई देशों में हाई अलर्ट की स्थिति हो गई है। आइए एक नजर अब डालते हैं आखिर इस खतरनाक वायरस से कैसे बचा जाए। घर से बाहर निकलने पर डबल मास्क जरूर पहनें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें।
हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। घर की चीजों और आसपास की जगहों को साफ रखें और डिसइंफेक्ट करते रहें। बाहर से आने वाले सामान को डिसइंफेक्ट करें और तुरंत न छुएं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को काफी खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला है। यहां तक कि इस वेरिएंट को 60% और ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का नया घातक स्वरूप है। ये बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित के फेफड़ों की कोशिकाओं से बहुत मजबूती से चिपकता है। वहीं इसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे में इस सीक्वेंस को लेकर विशेषज्ञ काफी चिंतित है। डेस्क रिपोर्ट VIP न्यूज। कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी में साल 2020 में यहाँ पर एंट्री की थी और तब से लेकर अब तक कई रूप बदल चुके हैं। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर हाल ही में होकर गुजरी है और कोरोना का नया रूप यानी कि डेल्टा प्लस भारत में आतंक मचाने को आ चुका है, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, कई भ्रम हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। तीसरी लहर को लेकर लोगों के अंदर कई सवाल हैं। लोगों के अंदर यह भी डर है कि क्या दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है तीसरी लहर, क्योंकि दूसरी लहर में जो माहौल था, जो तस्वीरें थी, वो किसी से छिपी नहीं है। हर किसी ने तस्वीर देखी है। ऑक्सीजन के लिए मारा मारी देखी है। ऑक्सीजन के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकते हुए देखा है, एक दूसरे को, लोगों को, अपनों को खोते हुए देखा है। अस्पतालों की तस्वीरों की अगर मैं बात कर लूं तो उन अस्पतालों की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है। हर रोज इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे केसेस, इतने आंकड़े बढ़ते हैं, जिसे लेकर हर कोई हैरान परेशान। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर लोगों के अंदर यहां पर काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है। हर किसी का एक ही सवाल कि क्या दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक साबित होगी तीसरी लहर। डेल्टा प्लस को लेकर लोगों के अंदर कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने इस खास शो में देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण की अगर मैं आपको यहां बताऊं तो कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के गंभीर लक्षण सीने में दर्द, सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण यहां आपको नजर आएंगे। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते, पैर की उंगलियों का रंग बदलना जैसे लक्षण भी इसमें शामिल है। सामान्य लक्षण में गले में खराश, स्वाद और गंध का चले जाना, जो कि आपको पहले और दूसरे यहां पर लहर में देखने को मिली थी। सामान्य लक्षण है ये। गले में खराश आपके होगी, आपका स्वाद चला जाएगा, आपको स्मेल आनी बंद हो जाएगी, सिर दर्द रहेगा, दस्त की समस्या आपको रहेगी। कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो काफी सिमिलर हैं दूसरे लहर से और इसी को लेकर यहां पर लोगों के मन में सवाल भी हैं। कोरोना की पहली लहर गई, दूसरी लहर गई और अब तीसरी लहर लोगों के मन में कई सवाल लेकर आई है। साथ ही साथ कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा युवाओं पर इसका असर देखने को मिला है। तीसरी लहर में क्या कुछ होगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों के लिए कितना घातक साबित होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर है। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फिलिक्स अस्पताल के। सबसे पहले यहां पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी DK गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। उसके साथ ही यहाँ सर आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। आप सबसे अहम सवाल का जवाब यहाँ मेरा देंगे। जिस तरीके से सर कोरोना की पहली लहर गई, दूसरी लहर भी चली गई और अब तीसरी लहर को लेकर सर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहला और सबसे भारी सवाल जो लोगों के मन में है वो इस वक्त यही है कि क्या दूसरी लहर से ज्यादा घातक साबित होगी तीसरी लहर। डेल्टा प्लस क्या है और कितना घातक साबित हो सकता है सर ये? देखिए, इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कि जो तीसरी लहर होगी वो कितनी घातक होगी या पहली लहर या दूसरी लहर से और ज्यादा घातक होगी, क्योंकि हमें नहीं पता। जो नया वायरस आएगा, नया स्ट्रेन आएगा, नया कोई म्यूटेशन होगा, वो हमारे फेवर में होगा या वायरस के फेवर में होगा। जब भी कोई वायरस म्यूटेट करता है तो कुछ ना कुछ उसकी प्रकृति चेंज होती है। वो हो सकता है ज्यादा संक्रामक हो जाए, ज्यादा सीरियस डिजीज पैदा करे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करे, ज्यादा डेथ करे। तो इसलिए हम सबको चाहिए, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, डॉक्टर्स हो, सब लोग एक ही काम करें, सब जनमानस मिलकर एक काम करें कि हमें तीसरी लहर आने ही नहीं देनी चाहिए। अगर आए तो इतनी हल्की सी आए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जब भी हो सकता है जब हम दो चीजें पालन करें। एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क लगाना है,
फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है और हाथ मुंह नाक को मतलब हाथों से बार बार नहीं छूना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और दूसरा है वैक्सीनेशन। सबसे बड़ा जो हथियार हमारे पास है, रामबाण है, वो है टीकाकरण। तो कहीं ना कहीं हमें टीकाकरण पर जरूर फोकस करना चाहिए, गति बढ़ानी चाहिए। जैसे सरकार ने शुरुआत में अभी तेजी की थी, लेकिन सडनली फिर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। सरकार को जो मैसेज जा रहा है कि सबको फ्री वैक्सीन, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। सबको नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको फ्री वैक्सीन, जो अफोर्ड कर सकता है वो हॉस्पिटल में जाकर प्राइवेट में पैसे देके वैक्सीन लगाए, क्योंकि उसके पैसे से सरकार को फायदा होगा। जो सरकारी कंपनियां वैक्सीन बना के सरकार को सब्सिडाइज रेट में वैक्सीन दे रही है, उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं उससे हम टीकाकरण अभियान को और बड़ा कर सकते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग सीएसआर फंड है, जिनके पास पार्टी फंड है, मैं तो कर रहा हूँ सरकार को पार्टी फंड के बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उनको पैसे अपने पैसे निकालने चाहिए, फ्री वैक्सीन बांटनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं इसमें इतना बड़ा वैक्सीनेशन बड़ा अभियान है, देश का नहीं विश्व का बड़ा अभियान है, इसमें बिना प्राइवेट प्लेयर्स की सक्रियता के इसको हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते। वो जब ही करेंगे जब सरकार की तरफ से क्लियर कट संदेश जाएगा जनता को कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कृपया प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो सरकार सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन देगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सरकारी अस्पताल में जाके, सरकारी सेंटर पर जाके वैक्सीन लगाएं। और अब तो हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें घर घर जाके वैक्सीन लगानी चाहिए, डोर स्टेप पे वैक्सीन लगानी चाहिए, आउटरीच कैंपेन्स करने चाहिए सोसाइटीज में, कॉर्पोरेट में, स्कूल्स में, इंडस्ट्री में, RWAs में जाके। जब तक हम इस अभियान को इतना नहीं बड़ा कर देंगे कि अगले 3 महीने में 50-60 हजार करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट ना कर दें, तब तक हम तीसरी वेव से जरूर डरे रहेंगे, तब तक तीसरी वेव की कल्पना भी हमें रोक पाएगी। तो अगर उससे बचना है तो हमें वैक्सीनेशन अभियान को बहुत तेज करना पड़ेगा। रोज कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन लगाए रहेंगे। और वो जब भी पॉसिबल है जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पावर करेंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स को एम्पावर करेंगे, उनको वैक्सीनेशन देंगे, उनके लोगों को बोलेंगे कि कृपया अगर आप अफोर्ड करें तो वैक्सीन लगाने प्राइवेट अस्पताल में जरूर जाएं। यानी वैक्सीन जो है यहाँ पर काफी कारगर साबित हो रहा है। यहाँ पर DK गुप्ता जी, आपसे एक और सवाल है, जैसे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है, बच्चों को अगर वैक्सीन नहीं लग रही है तो ऐसे में बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए इससे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है और जल्द ही भगवान ने चाहा तो एक जायडस कैडिला की वैक्सीन है जो अगले हफ्ते तक उसका डाटा सबमिट हो जाए, अगले 1 महीने में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वो वैक्सीन हमारी टीनेजर बच्चों के लिए होगी, मतलब 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। 12 साल से कम बच्चों के लिए ऑलरेडी ट्रायल्स चालू हो गए हैं, कोवैक्सीन के ट्रायल्स हैं जो 2 से 6 साल के लिए, 6 से 12 और 12 से 18। उनका वो डाटा 2-3 महीने में आ जाएगा और 3-4 महीने में वैक्सीन भी हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब खुद भी हम उसका पालन करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि मास्क कैसे लगाना है, हाथ मुंह कैसे धोना है, बार बार हाथ कब धोना है, हाथ क्यों धोना है, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है उसकी SOPs को, उसकी गाइडलाइंस को हम लोग अस्पताल में फॉलो करने की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं ऑफिस में फॉलो करो, वहां हाउसकीपिंग कैसे होनी चाहिए, वहां साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, वहां सबको मास्क लगाना चाहिए। ये सेम SOPs को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आपको कहीं ना कहीं अपने घर में भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता आ गई है। ऐसे पेंडेमिक से बचने के लिए आपको साफ सफाई घर में भी जो SOPs हैं वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। वो जब भी हो सकती है जब हम घर में जो अपने बुजुर्ग हैं उनको ट्रेन करें, जो बच्चे उनको ट्रेन करें, और जो हम करें उसको बच्चे फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम सबको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। नॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन कंट्रोल SOP, मतलब बच्चों को बचाना है, बाहर से इन्फेक्शन घर लेके नहीं आना। वो जरूरी तरीका जब आप घर में घुसते हैं तो उससे पहले, घर में घुसने से पहले आप अच्छे से अपना हैंड हाइजीन करें, अच्छे से हाथ धोएं, मुंह धोएं, नहाएं, चेंज करें अपने आप को बाहर के किसी रूम में। उसके बाद घर के अंदर घुसे। घर में मिलने से पहले बच्चों से दूरियां बना के रखें। आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम बुखार है, अगर नहीं भी है तो भी एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें जब तक बच्चे वैक्सीनेट ना हो जाए। बच्चों की डाइट का ध्यान रखें, बच्चों के खान पान का ध्यान रखें। और हम सबको पता है इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है कोविड बीमारी में। तो इसलिए अगर इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी रहेगी तो बच्चे बच्चे रहेंगे। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को दूसरे वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमें क्या हुआ अभी कोविड पेंडेमिक की वजह से जो बहुत सारे दूसरे वैक्सीन है वो छूट गए बच्चों के, उनकी वैक्सीन लग नहीं पाया। तो इसलिए वो बीमारियां बच्चों को कहीं ना कहीं घेर सकती हैं। इवन ऐसी वैक्सीन है जो कोविड से भी बचाती है, इनडायरेक्ट वे में बचाती है, चाहे वो फ्लू शॉट हो, निमोनिया का हो। तो अगर इनको हम सब जो नॉर्मल वैक्सीन हैं उनको भी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे बच्चों को, तो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बच्चों की जान की सुरक्षा होगी। तो
तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे बच्चे रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर सर एक और सवाल है, जैसे पहली लहर और दूसरी लहर के सिम्टम्स की अगर हम बात कर ले तो पहली लहर और दूसरी लहर में सिम्टम्स में बदलाव हुआ था, तीसरी लहर में किस तरीके के सिम्टम्स हैं सर, किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं? तीसरी देखिए सिम्टम्स और लक्षण बिल्कुल सेम होंगे, इसमें कोई बहुत डिफरेंस आने वाला नहीं है। वो इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो भी ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके सिम्टम्स रफली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से शुरुआत होती है। मतलब आपको रनिंग नोज होना है, कोल्ड होना है, कफ होना है, गले में दर्द होना है, सोर थ्रोट होना है, हेडेक है, सर दर्द होना है, फीवर आना ठंडक के, हाई ग्रेड फीवर आना, बॉडी एक होना, मैलेज होना, या कभी कभी एबनॉर्मल सिम्टम्स है, एटिपिकल सिम्टम्स जिनको बोलते हैं कि लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द ऐसे होना है, या कभी कभी कंजक्टिवाइटिस है, आंख में लालीपन होना है, या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे बैटरी ऑफ सिम्टम्स इसको बोलते हैं। इसमें कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। तो हमें इसमें जब भी आप किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो हमें हाई सस्पिशन रखना चाहिए, मतलब आपका सस्पिशन रेट बहुत हाई होना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तुरंत उसको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए, अपना तुरंत टेस्ट करवाएं। ऐसा जैसे लग रहा है कि केसेस बहुत कम हो गए तो हम इस गफलत में ना रहें कि अगर हमें कोई कोल्ड कफ हो रहा है तो वो कोरोना नहीं है, दोबारा कोरोना पैर पसारेगा। क्लियर है तीसरी वेव आएगी, बट कितना आएगी, कितना बड़ा वो रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितनी अच्छी प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग कितने अच्छे डिसिप्लिन लेते हैं, हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कितने अच्छे से करते हैं, हम लोग टेस्टिंग को कैसे बढ़ाते हैं। जब भी कोई सस्पेक्ट करता है, जिसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तुरंत आइसोलेट करें अपने आप को, तुरंत अपना टेस्ट कराएं, और अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आती है उसके हिसाब से अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर वैक्सीन का एक डोज लेने के बाद तीसरी लहर से बचा जा सकता है? वैक्सीन की एक डोज, कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो पहली डोज एक डोज भी है लगभग आपको 33% के आसपास प्रोटेक्शन देती है, और 2 डोज पर 70-80% के आसपास प्रोटेक्शन आता है, तो प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन हाँ, पूरी प्रोटेक्शन आपको दोनों वैक्सीन लगने के 2 से 4 हफ्ते बाद ही मिलती है, तो इसलिए, और पूरी प्रोटेक्शन भी 70% के आसपास है। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें जब तक कि इस कोरोना को हम अच्छे से सोसाइटी में कंट्रोल ना कर लें और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए। साथ ही सर जिस तरीके से अगर हम वैक्सीन की बात कर ले तो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अब तक उठते आए हैं, कई ऐसे सवाल हैं, कई भ्रम है लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर। कई लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है और जो लेना ही नहीं चाहते हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? सर देखिए मैम, इसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत में जब वैक्सीन का हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था तो उस समय बहुत सारी गलत कमियां थी। जो हमारे लोग थे, चाहे पॉलिटिकल लोग हों चाहे धर्मगुरु लोग हों, उन्होंने कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई, गलत बयानबाजी की, उसकी वजह से पब्लिक के अंदर एक गलत संदेश किया और लोगों ने वैक्सीनेशन कम करवाया। अभी भी ऐसे बहुत सारे अंधविश्वासी लोग हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चे नहीं होंगे, या आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, या आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, या आपकी डेथ हो सकती है, या रिएक्शंस हो सकती है, या ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, या आर्थराइटिस है, उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगना चाहिए। तो ये सब भ्रांतियां हैं। वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत एफिकेशियस है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और दोनों वैक्सीन जो है, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तीसरी स्पुतनिक, जो आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तुरंत वैक्सीन लगवाएं। और खुद आप वैक्सीन अपने नहीं लगा रहे, अपनी जान तो बचा ही रहे, साथ में वैक्सीन के लगाने से आपका ये फायदा है कि जो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बचे रहते हैं इन्फेक्शन कैप्चर करने से, और इसके अलावा कलीग जो है ऑफिस वो बचे रहते हैं। तो वैक्सीन लगाने से आप अपना हित तो कर ही रहे, आप समाज का और देश का भी हित कर रहे हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए हम सबको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल सर आपसे, जिस तरीके से सर इस बार के आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से लगातार हमने केसेस देखे हैं, तो युवाओं पर दूसरी लहर का असर जो है वो युवाओं पर देखने को मिला, छोटे बच्चों पर देखने को मिला। तीसरी लहर में बच्चों पर कितना असर हो सकता है इसका? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि पहली लहर में बुजुर्ग लोग ज्यादा अफेक्ट हुए थे, सेकंड लहर में मिडिल एज और यंग लोग ज्यादा हुए, तो अब शायद बच्चे अफेक्ट ज्यादा होंगे बिकॉज उनको वैक्सीन नहीं लगा और अभी तक इन्फेक्शन कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वैक्सीन का जो इन्फेक्शन रेट है, जो इसका बीमारी का जो इन्फेक्शन रेट है कोविड का, वो लगभग सारे एज ग्रुप में समान है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। हाँ ये जरूर है कि जो ज्यादा लोग एक्सपोज्ड होंगे, जो ज्यादा लोग हाई रिस्क होंगे, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम
बच्चों को बचा के रखते हैं, उनको कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन कराते हैं और बाकी लोगों को भी वैक्सीनेट करते हैं। 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं। बच्चे हमारे पास 25 से 30% है सारे एज ग्रुप में लाके, तो हमारे बच्चे अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, बाकी सबको भी इन्फेक्ट कर सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनल बच्चों के लिए ज्यादा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों में ये बीमारी बहुत सीरियस इलनेस नहीं करती, बच्चों के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बच्चों के अंदर डेथ के चांसेस बहुत कम है। बहुत रेयरली है जो एक सिंड्रोम देखा गया जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया बच्चों में, खास करके टीनेजर्स बच्चों में, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में बच्चों में भी, उनमें देखा गया कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ लाल हो जाते हैं, टंग में लालनेस हो जाती है, यहाँ पे गर्दन में ग्लैंड्स पड़ जाती हैं, या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को निमोनिया, ARDS इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बच्चे नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं हाई ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, आंखों में लालापन, या नाक कान गले में स्वेलिंग हो जाना, लिम्फ नोड बढ़ जाना, या मुंह में जो टंग है वो रेड हो जाती है, और ECG में चेंजेस होते हैं बच्चों के, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों में डेथ रेट थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, बट इसका भी इलाज है। हमारे देश में बहुत सारे पीडियाट्रिक ICU है, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं जो इस पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, लेकिन बच्चों में इन्फेक्शन का रेट बराबर है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, बच्चों में डिजीज का रेट कम है, बच्चों में डेथ का रेट बहुत कम है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए कैसे हम सबको बचाएं, ऐसे कौन सी हम तैयारी करें जिससे बच्चे भी अगर इन्फेक्ट होते हैं तो बच्चे ही बचे रहे, और अगर बुजुर्ग या यंग एडल्ट्स अगर हमारे इन्फेक्ट होते हैं तो वो भी बचे रहे। तो उसके लिए हम सबको हाइब्रिड मॉडल बनना चाहिए कि एक अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करें, और उस हर अस्पताल में कोशिश ये करें कि बच्चों के लिए एक ईयर मार्क हम एरिया डेवलप कर लें, वार्ड या ICU, अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं उनको वहां पे भर्ती किया जा सकता है। अगर इस तरह से प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करेंगे सारी चीजें हम थर्ड वेव में बहुत अच्छी आसान कर सकते हैं। तीसरी लहर को लेकर सर वैक्सीन कितनी ज्यादा कारगर है, क्योंकि जैसे अभी हमने वैक्सीन की बात करी है, वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर अभी भी भ्रम की स्थिति है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर कितना ज्यादा कारगर है ये? वैक्सीन अभी तक बिल्कुल बहुत कारगर है, वैक्सीन रामबाण है, वैक्सीन संजीवनी है, वैक्सीन अमृत है इस समय कोविड के लिए। तो अभी ऐसी कोई भी म्यूटेशन नहीं हुई है जो ये प्रूव करे कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है। तो इसलिए हम सबको वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए, और तीसरी लहर से भी वैक्सीन अभी बचाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी सारी स्टडीज होगी, चाहे डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, चाहे अल्फा, बीटा, या हमारा जो नया लैम्डा, इन सब वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन इफेक्टिव है। क्योंकि अभी तक जितनी म्यूटेशंस हुई हैं वो सारी स्मॉल म्यूटेशंस हैं, जिनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जब बड़ी कोई म्यूटेशन होती है, जब DNA का एक मेजर पार्ट चेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, अगर ऐसी कोई म्यूटेशन होती है तब हमें जरूर वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज वैक्सीन चेंज करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक हमें चाहते हैं कि वैक्सीन बदलनी ना पड़े, तो हम सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना चाहिए, वायरस का रेप्लिकेशन रोकना चाहिए। अगर वायरस को रेप्लिकेशन होने से हमने रोक लिया तो डेफिनेटली हम म्यूटेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और वैक्सीन भी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर, आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी, आप भी बाहर जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है कि कोरोना के केसेस जैसे ही कम हुए हैं, लोग अवेयर होना बंद हो चुके हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीरें ऐसी हैं कि मास्क तक लगाना लोगों ने बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, लोगों के, और कितना लोगों को यहाँ पर अवेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें खाली लोगों की नहीं, इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी तो है ही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की और प्रशासन की है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल पालन करना है। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जो कोविड स्प्रेड को बढ़ावा दे, कोरोना के इन्फेक्शन को बढ़ावा दे। ऐसे हॉट स्पॉट्स, ऐसे एपिसेंटर्स क्रिएट नहीं करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। अगर जाना भी पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है, इवन आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी खतरे में डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, और सरकार को अकाउंटेबिलिटी, मतलब उसका ये कि सरकार को जो SOPs है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चाहे चालान काटना हो, चाहे उनसे जुर्माना भरना हो, चाहे जेल भेजना पड़े, क्योंकि हम देख चुके हैं सेकेंड वेव में इसका भुगत चुके हैं हर जाना। और सेकेंड वेव भी कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा जनित लहर थी, तो उसको अगर तीसरी वेव में कन्वर्ट नहीं करना, तीसरी वेव को हमें रोकना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को, जनता, दोनों को मिलकर जन भागीदारी करनी पड़ेगी, जनमानस के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, और सब मिलकर काम करेंगे तो शायद हम तीसरी वेव से बच सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। इसके साथ ही मैं सलाम करना चाहती हूं उन डॉक्टर्स को जिन्होंने देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो अपना घर परिवार नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ऐसे में उन डॉक्टर्स को वीआईपी न्यूज पूरा सलाम करता है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स की वजह से ही आज यहां पर मरीजों की जान बची है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।